નમસ્કાર દોસ્તો, હું મયુર જાની સત્યવીર.com માં આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. દેશમાં અત્યારે બહુ બધા પ્રશ્નો અને બહુ બધી સમસ્યાઓને લઈને ચર્ચાઓ થાય છે, પણ જે મોટી અને મુખ્ય એક ઘટના છે, જે એક સમસ્યા છે, એ ખેડૂતો અને ખેડૂતોનું આંદોલન છે, જે છેલ્લા ઓલમોસ્ટ 1 વર્ષથી દિલ્હીની સરહદો પર જમા થઈ અને એ લોકો પોતાની વાત રજૂ કરી રહ્યા છે. જેમાં એક તો જે 3 કાયદાઓ પસાર કરવામાં આવ્યા હતા એને પાછા ખેંચવાની વાત હતી. એ ઉપરાંત MSP ને ફિક્સ કરવાની વાત હતી અને એ ઉપરાંત પણ બીજા 4 મુદ્દાઓ છે. આપણી સાથે આજે આ આંદોલનમાં ગ્રાઉન્ડ લેવલ ઉપર રહી અને ખૂબ જ મોટું કામ કરનારા હિમાંશુ તિવારી આપણી સાથે હાજર છે. હિમાંશુભાઈ આપણી સાથે ઉપલબ્ધ છે અને એમની સાથે આપણે હિન્દીમાં વાત કરીશું અને સમજશું કે વડાપ્રધાને જે ઘોષણા કરી કાયદા પાછા ખેંચવાની, એ ઘોષણાની શું અસર પડેલી છે, એનાથી શું ફેર પડશે, आंदोलन जैसे एनी स्थिति શું છે અને એનું ભવિષ્ય. हिमांशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्यडे.com में. आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. और धन्यवाद मयूर भाई। जी, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं. तो ये जो घोषणा की प्रधानमंत्री जी ने, तो इसको किसान जो है वो कैसे देखते हैं? उससे पहले मैं ये चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को ये बता दें कि आपकी जो भूमिका है इस आंदोलन में, सब लोग मिलकर कर रहे हैं, तो आपकी भूमिका जो है वो भी थोड़ी हमारे दर्शकों को बता दें तो ये अच्छा रहे. मयूर जी, जैसा कि आप जानते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा, मेरी आवाज जा रही है? जी बिल्कुल आ रही. जैसा कि आप जानते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा कई विभिन्न देश भर के संगठनों का मिला जुला एक समन्वय है और उस समन्वय में 500 से ज्यादा किसान संगठनों की भूमिका है। लेकिन मुख्य रूप से लगभग आप ये समझिए कि इसको बनाने में, चलाने में लगभग 70-80 संगठनों की मुख्य भूमिका है। तो उन संगठनों में एक संगठन हमारा है, नवनिर्माण किसान संगठन, जो उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में सब जगहों पे काम करता है। और नवनिर्माण किसान संगठन का मैं उत्तर प्रदेश का संयोजक हूँ और संयुक्त किसान मोर्चा की जो राष्ट्रीय टीम है उसका सदस्य हूँ। जो पूरा आंदोलन चल रहा उसमें एक संगठन, अपने संगठन की तरफ से मैं उसका रिप्रेजेंटेटिव हूँ। हमारे जो संयोजक हैं उड़ीसा के हैं अक्षय कुमार जी, उनके नेतृत्व में हम लोग नवनिर्माण संगठन में काम करते हैं। और संयुक्त किसान मोर्चा में हम सभी लोग मिलजुल कर सभी राज्यों के किसान, क्योंकि हमारी समझ एक है, हमारे मुद्दे एक हैं, हमारी समस्याएं एक हैं, तो हम लोग मिलकर इस आंदोलन को चला रहे हैं। तो अब इस बात पर आते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने बड़े भावुक एक होकर जो है एक इस तरह का संदेश दिया. आप वो लोग जो है वो कुछ किसानों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि कुछ किसान को मैं समझा नहीं पाया. तो आप वो कुछ किसानों में से एक है जो दिल्ली की सरहद पर आंदोलन कर रहे हैं. तो कुछ किसान में से एक होने के नाते वो जो उनका संबोधन था आपके प्रति, तो उसको कैसे देखते हैं आप? हाँ, कुछ किसान का तो क्या कहें, लाखों किसान थे और वो लाखों किसान करोड़ों किसानों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, क्योंकि वो उन सवालों को उठा रहे हैं जो इस देश के सवाल हैं। और वो सवाल क्या है, बहुत स्पष्ट हैं। आप देखिए, उन्होंने भले कुछ किसान कहा, हम तो ये कह रहे हैं कि हम कुछ लोगों को नहीं समझा पाए। हमारा 1 साल लग गया हमें समझाने में, और वो कुछ लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं, अडानी अंबानी आते हैं। ये 3 लोगों को ही तो समझना था, बाकी तो सब केवल देखिए आप ना, नरेंद्र मोदी जी के ही केवल मान लेने से कि हाँ अब ये कानून मुझे वापस लेना चाहिए, सारे नेता ये कहने लगे कि हाँ जी बहुत अच्छा काम हुआ, किसानों के भले के लिए कर दिया उन्होंने, देश हित के लिए कर दिया। यानी कुछ लोग इधर नहीं हैं, कुछ लोग उधर हैं। ये एक पहली बात है। दूसरी बात कि ये जो सवाल हैं, आखिर वो सवाल इसलिए महत्वपूर्ण थे क्योंकि एक अनरेस्ट है हमारी ग्रामीण आबादी में, उसकी इनकम में, उसकी आय में। और वो इनकम का मामला एमएसपी की कानूनी गारंटी से तय होता है कि अगर उसको C2+50% के हिसाब से एमएसपी की कानूनी गारंटी मिलती है, सभी फसलों पर मिलती है और देश के सभी किसानों को मिलती है, तो मुझे लगता है कि ये इस आंदोलन की जो दूसरी मांग थी और प्रमुख मांग थी, शुरू से ही हमारी 11 दौर की वार्ता में भी हम लोगों ने ये बातें रखी हैं। और उससे पहले से भी C2+50% की बात तो पूरे देश में हम सब लोग विभिन्न मुद्दों पे, विभिन्न मंचों पे और आंदोलनों के माध्यम से कर ही रहे हैं। खुद नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे और कंज्यूमर अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन थे, तो उन्होंने भी C2+50% की बात की, अपने घोषणा पत्र में बात की। हाँ, ये जरूर है कि अब उस पार जाकर
जब वो खुद प्रधानमंत्री बन गए हैं, उन बातों को भूल गए हैं या भुला देना चाहते हैं? तो अब अच्छा, एक बड़ी एक एक देश, इस देश के नागरिक होते हुए एक जो मुझे अपने आप में, मैं खुद की बात कर रहा हूँ, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे बड़ा ताज्जुब भी हुआ और मुझे थोड़ा एक अंदर से एक धक्का भी लगा जब प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद किसान जो नेता, सब सभी नेतागण जो है आपके, जो किसान मोर्चा के, जैसे फॉर एग्जाम्पल टिकैत साहब, तो ये कहा गया प्रतिक्रिया देते हुए कि भाई ये तो वही उन्होंने बोला है, जब तक संसद में इसको रिपील नहीं किया जाएगा संवैधानिक तौर पर, तब तक जो है हम इसको मानेंगे नहीं या भरोसा नहीं करेंगे। तो एक नागरिक होने के नाते मुझे दुख हुआ हिमांशु भाई कि क्या इस हमारे देश के प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता, उनके ऊपर का जो भरोसा है वो क्या इतना गिर चुका है कि किसान ये कह दे कि अब बोला है वो काफी नहीं है, जब तक संसद में वो रिपील नहीं होगा संवैधानिक तौर पर तब तक हम नहीं मानेंगे। तो ये तो बहुत दुख की बात है। अगर ये स्थिति आपके मन में अगर है तो मैं जानना चाहूंगा। मयूर जी देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण तो है, जी लेकिन इसको दुर्भाग्यपूर्ण बनाने में स्वयं नरेंद्र मोदी जी का हाथ है। क्योंकि प्रधानमंत्री का पद बहुत गरिमापूर्ण पद होता है और बिल्कुल वो एक बिल्कुल। बहुत जिम्मेदारी भरा पद होता है। जब वो कानून लेकर आए तो ना उन्होंने किसानों से बात की, ना संसद में वो कानून सही तरीके से पास हुए, ना उस पे सही तरीके से चर्चा हुई, ना सही जी तरीके से उस पे वोट दिए गए। तो जिन प्रक्रियाओं को पालन करने की बात करनी चाहिए थी, जिनके लिए आप कानून ला रहे हैं, उनसे तो कम से कम बात करनी चाहिए थी। और बिना बातचीत किए अध्यादेश के माध्यम से आप कानून ले आते हैं, फिर उसको जबरदस्ती संसद में पास कराते हैं। फिर जब विरोध होता है तो उन आंदोलन करने वाले देशभक्त किसान, जिनके बेटे सीमा पर ही जाके देश की सुरक्षा करते हैं और बिल्कुल। खुद वो अपने खेतों में देश की पेट की सुरक्षा करते हैं। शास्त्री जी ने कहा था जय जवान और जय किसान। एक बेटा सीमा पर सुरक्षा कर रहा, एक बेटा खेत से पेट की सुरक्षा कर रहा, पूरे देश की पीयून से बिल्कुल लेके प्राइम मिनिस्टर तक की पेट की सुरक्षा कर रहा वो। और उसको आप क्या से क्या संज्ञा देते हैं, पाकिस्तानी बताते हैं, खालिस्तानी बताते हैं, तमाम बातें बताते हैं। ये बातें कहकर आप उसका अपमान करते हैं, आप और आपकी पार्टी आंदोलन जीवी बताते हैं कि जिससे उसके पास कोई काम ही ना हो। एक देश में एक माहौल खड़ा करने की कोशिश करते हैं कि ये कुछ लोग हैं और ये केवल राजनीतिक तौर पर विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये मोदी को नहीं पसंद करते हैं, ऐसा एक बनाने का माहौल। और वो जी जो माहौल बनाने की कोशिश होती है उसमें ये बात भूल जाते हैं कि ये देश के अन्नदाता हैं, साधारण लोग हैं और इनकी जो मांग है बहुत जेन्युइन है। इस जी प्रक्रिया में जब आप देखिए ये संकट क्यों आया, क्योंकि उन्होंने कहा कि 2022 में किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। बिल्कुल। किसानों की आय एक महीने बाद दुगनी तो नहीं हो रही, तो इसलिए उनके वजन पर असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि C2+50% के हिसाब से किसानों को रेट मिलना चाहिए। 7 साल से प्रधानमंत्री हैं, कोई कानून नहीं लाया, कोई एमएसपी उस तरीके से हमें नहीं मिलती। तो जब इस तरीके की बातें होंगी तो किसान उनकी बातों पर कैसे भरोसा कर सकता है? हम स्वागत करते हैं कि उन्होंने देश की किसानों की बात सुनकर 3 काले कानूनों को वापस लेने की बात कही है, लेकिन किसानों का तो यही मन है कि वो राजशाही तो इस देश में चल नहीं रही है, लोकतंत्र है, संसद से बनाया हुआ कानून संसद में ही वापस होगा, तो उसको वापस करिए, ये है। लेकिन हम स्वागत करते हैं कि उन्होंने आखिर अंत में अपने व्यक्तिगत अहंकार को कम किया और देश के किसानों की सम्मान में, किसानों के जरूरत के हिसाब से, और वो देश के साथ अंत में देश की तरफ खड़े हुए, ना कि कॉरपोरेट्स की तरफ। ये अंत में मैं तो उनको करना पड़ा। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं लेकिन इनमें उन आंदोलन को लेकर 700 और भी बात, किसानों की शहादत की बड़ी भूमिका है और उनको पूरा देश मैं उस हमेशा पर याद आऊंगा, क्योंकि रखेगा। वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं उस पर आऊंगा, उससे पहले मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ एक रिपोर्ट मेरे कंप्यूटर पे खुली हुई है, आपके साथ जी मैं शेयर करना चाहता हूँ। उसका मैं सिर्फ क्रक्स बताऊंगा, पूरी रिपोर्ट तो बहुत लंबी है। ये एक संस्था है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल की एक बहुत ही रेपुटेड संस्था है, जिसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्ट्रल असिस्टेंस। ये संस्था है जिसका शॉर्ट फॉर्म है IDEA। ये ओके। संस्था ने कभी भी जो है रिपोर्ट जारी की है वैश्विक स्तर पर। तो उन्होंने उस रिपोर्ट में कहा गया है कि पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक मूल्य जो है सरकारों के कम होते जा रहे हैं।
ऑथोरिटेरियन जो है वो तरीका या वो वृत्ति प्रवृत्ति जो है सरकारों की दुनिया भर में जो है वो बढ़ती जा रही है, डिक्टेटोरियल शिप की बात करें। हालांकि डेमोक्रेटिक ढांचा होते हुए भी जो प्रमुख या प्रधानमंत्री जहां जहां भी है दुनिया में, अमेरिका हो या चाइना हो या रशिया हो या यूके हो, तो इसमें भारत को है उसको भी उन्होंने बहुत प्रमुख और मुखर तौर पर सम्मिलित किया है और कहा है कि भारत में भी जो पिछले ये जो उनका सर्वे का जो टाइम पीरियड है, उन्होंने कहा कि भारत में भी सरकार भले ही लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई हो, लेकिन सरमुखत्यारशाही वाला जो उनका एक अभिगम है वो बहुत बड़ा है और वो साफ झलक रहा है। तो ये रिपोर्ट भी जो है आपके हम लोगों के सामने अभी आई है। इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, रिपोर्ट्स तो दुनिया में तमाम संस्थाएं काम कर रही हैं, वो रिपोर्ट्स बनाती हैं, उसके भी बहुत सारे खेल हैं, उसमें कुछ सच्चाई होती है, कुछ नहीं होती है। मैं उन सब बातों में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, जो हम सब देख रहे हैं कि इस देश में लोकतंत्र की एक लंबा हमारा इतिहास रहा है और हमारा देश विभिन्न समय में लोकतांत्रिक देश रहा है। तो जब भी जनता के साथ किसी भी एक व्यक्ति या कुछ एक समूह ऑथोरिटेरियन करने की कोशिश करते हैं, तो आपने जयप्रकाश नारायण का मूवमेंट देखा, आप आज किसान आंदोलनों का मूवमेंट देख रहे हैं। तो हमारा देश लोकतंत्र के रास्ते पर चलने वाला है और यहाँ के लोग लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में अभ्यस्त हुए हैं। हमारी लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं, इसलिए कोई एक व्यक्ति, एक समूह या कोई एक समय में किसी की कोशिश वो कामयाब नहीं होती है, और ना ही हो तो ज्यादा अच्छा है इस देश के लिए। इस देश में विभिन्न धर्मों के लोग हैं, समझ के लोग हैं, सोच के लोग हैं, तो सबकी लोकतांत्रिक स्पेस बना रहे, डेमोक्रेसी चलती रहे, वही इस देश के हक में है। और यही हमारी विविधता ही हमारे देश की एकजुटता को बनाता है। यूनिफॉर्मिटी की कोई भी कोशिश हमारी यूनिटी को कमजोर करने की बात होती है, और हमारी यूनिफॉर्मिटी ही, हमारी विविधता ही हमारी यूनिटी की बहुत बड़ी ताकत है, और हम सब एक देश के रूप में मजबूती से खड़े हैं। ये मजबूती बात है, महत्वपूर्ण बात है। अब बाकी कोई वापस संस्था चलते क्या हैं कहती है, किसान। मैं क्योंकि मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी नहीं है, तो इसलिए मैं उस पर बहुत टिप्पणी नहीं नहीं, वो अवेलेबल है, आप कभी भी निकालिए। इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, सिर्फ इससे भारत के बारे में नहीं, जी पूरी दुनिया के बारे में अच्छी रिपोर्ट है। जी और ये जो संस्था है वो रेपुटेड है, मतलब क्रेडिबल संस्था है। तो जी। इसलिए मैं आपको रिफर भी करूंगा, आप जब टाइम मिले तो आप इसको ठीक, पढ़िए। जरूर और जरूर। वापस चलते हैं किसान आंदोलन की ओर। और अब क्या है, आगे क्या होगा आंदोलन में? अब जब आगे जी का रास्ता बहुत पीछे से ही साफ है, और वो हमारी जो दो मांगे जब हम शुरू से आए थे, तो उसमें दो महत्वपूर्ण मांग थी, बाकी तो चार मांगे थी। पहला ये कि 3 काले कानून हम नहीं चाहते थे, देश के किसान नहीं चाहते थे, किसान संगठन नहीं चाहते थे, और ये देश के हक में नहीं था। ये इस देश में जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए रास्ता खोला गया था, कुछ कुछ वैसा ही था, और इसलिए हम दोबारा इस देश को गुलाम बनाने की किसी भी कोशिश, षड्यंत्र का को रोकने में हम रोकना चाहते थे, और हम उसमें सफल रहे। ये एक किसानों की जीत है, और इसको उस रूप में देखा जाना चाहिए। लेकिन हम अभी वापस से वहीं पहुंच गए, उस 5 जून की स्थिति में जहां पर हम खड़े थे। जी किसान इस कानून के वापस ले लेने से कोई किसानों की स्थिति बदल गई, ऐसा नहीं है। किसानों की स्थिति में कृषि क्षेत्र में अभी भी संकट है। 45 लाख करोड़ रुपए की किसानों से लूट हुई है, ये सरकारी आंकड़ा है, उनको दाम ना मिलने के कारण। इसलिए और 3-3.5 लाख लोगों ने आत्महत्याएं की हैं पिछले 20 सालों। तो ये जो बात दिखाता है वो ये है कि किसान को उसका उपज का सही मूल्य नहीं मिलता। जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल का इलाका, जी सटा हुआ हमारा बिहार है, जी और पूरब का इधर का पूरा इलाका आप देखिए, यहाँ एमएसपी नहीं मिलता, कि जो सरकार तय करती है। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1940 रुपए तय किया, तो उतना नहीं मिल रहा। 1100 रुपए, 1200 रुपए, 1300 रुपए, 1000 रुपए, इस तरीके का जब दाम मिलेगा, तो उसकी जो लागत है वो कॉस्ट तो बढ़ती जाती है। अभी C2 प्लस 50% की बात से एमएसपी नहीं मिल रही, अभी A2 प्लस FL प्लस 50% वाली बात है, उसके हिसाब से मिल रहा है। लेकिन जो उसकी लागत का C2 प्लस 50% वाला स्वामीनाथन कमेटी आयोग की रिपोर्ट की अनुशंसा के आधार पर मिलना चाहिए, उसमें तो दाम और बढ़ जाता है। मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा। जो सरकार कहती है कि हमें देना चाहिए, हम दे रहे हैं, वो दाम भी किसानों को नहीं मिलता। इसलिए शुरू से हमारी मांग एमएसपी की कानूनी गारंटी, के जिसमें सभी फसलों की हो, सभी किसानों से हो, और पूरे देश की हो। एक एक पैमाना बन जाए। ये घड़ी हमने खरीदी है, ये तो एमआरपी पे खरीदी,
लेकिन किसान जो बेचेगा वो एमएसपी भी उसको नहीं मिलनी, यानी गांव में जो आएगा वो महंगा और गांव से जो अच्छा, जाएगा ऐसा वो सस्ता। ये जो ऐसा क्यों ये हो जो रहा है, लूट मतलब की ये बात है। समझना चाहता हूँ और दर्शकों को भी समझाना है, उसको हमारे दर्शक भी समझ सके इस चीज को कि जब एमएसपी जो तय हुई है वो मिलती क्यों नहीं है, किस तरह से नहीं मिलती हो। देखिए उसका एक बहुत बड़ा कारण है, वो ये है कि एक तो इसकी कानूनी गारंटी, इसकी बाध्यता नहीं की गई। ठीक, एक बात। दूसरा, खरीद की कोई व्यवस्था पूरे देश में नहीं है। पंजाब, हरियाणा, थोड़ा हद तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मंडियां हैं, लेकिन पूरे देश में मंडी और उसको खरीद करने की व्यवस्था ये नहीं है। तीसरी बात ये है कि एक बौद्धिक षड्यंत्र भी है, जिसमें पढ़े लिखे लोगों को लगता है कि अगर ये दाम बढ़ जाते हैं तो देश में महंगाई बढ़ जाती है। जबकि आप ये देखिए, आप अगर शहरी आबादी में कोई रहने वाला मेरा भाई या कोई और भी, वो जो टमाटर खरीदता है, जो गेहूं खरीदता है, जो दाल खरीदता है, उसको तो उस एक महंगे रेट पे ही मिलता है और उसके उसमें बहुत महंगाई रहती है। लेकिन जो किसानों से खरीदा जाता है वो उसको नहीं मिलता। तो अगर एमएसपी की कानूनी गारंटी हो जाएगी तो जो बनिया उससे खरीद रहा होगा, जो सरकार उससे खरीद रही होगी, वो न्यूनतम उसको उतना मिलेगा जो उसको लागत है और उसमें कुछ मुनाफा भी उसको होगा। अगर ये होता है तो हम इस देश की करोड़ों लोगों के साथ न्याय कर पाएंगे। और इसको करने में पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि वो क्यों नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी हम लोग ये बात देश को समझाने, इसमें मध्यम वर्ग को ये बात समझनी होगी खासकर, क्योंकि उसका दबाव भी एक बहुत महत्वपूर्ण दबाव है। उसको लगता है कि नहीं नहीं, दाम बढ़ जाएंगे तो हमारा और दाम बढ़ जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। आपको तो महंगा मिल ही रहा है। अब बात केवल इतनी है कि जो मुनाफा किसी और ने कमाया वो उसमें से उन किसानों को भी देगा क्या। सरकार ने जो खरीदा, उसके बाद जो उसने उसका व्यापार किया, उसमें से क्या किसानों को मिल पाएगा क्या। अगर ये नहीं होता तो आप ये देखिए कि हमारी कृषि संकट लगातार जारी रहेगा और इसमें अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र भी है और इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स के लिए मजदूर भी चाहिए। तो इसलिए खेती किसानी का संकट बनाया भी जाता है और इसीलिए पलायन भी है जिस क्षेत्र से मैं आता हूं। अगर पूर्वांचल के किसानों को एमएसपी की गारंटी मिलती है तो आप ये देखिए कि बहुत हद तक हमारा पलायन बंबई, दिल्ली, कलकत्ता जैसे शहरों में बहुत छोटी मजदूरी करने पर वो अ, इस समय कर रहे हैं, उनको अपने गांव में ही सम्मानजनक जीने की सुविधा आसानी से उनकी खेती से हो जाती है। लेकिन वो नहीं है, एमएसपी ना होने के कारण। तो तो आप कह रहे हैं कि एक आंदोलन तो के बारे में आप पूछ रहे थे, तो मुझे हाँ, लगता है कि आंदोलन एमएसपी की कानूनी गारंटी के मांग को लेकर भी है और बिजली के कानून में जो बिजली का रेट बनाने की बात है, बढ़ाने की और उसको प्राइवेटाइजेशन करने की, उसके विरोध में भी है, क्योंकि उससे सीधे सीधे महंगाई बढ़ती है, किसानों को ज्यादा बिजली का दाम देना पड़ता है और सब्सिडी हटाने की भी कोशिश है। तो इन सब बातों को लेकर भी किसान शुरू से उन हमारी मांगों में वो एक तीसरी बात थी। और पराली को लेकर एनसीआर के आसपास अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि किसानों के नाम को लेकर केवल बखेड़ा खड़ा किया जाता है, असली जिम्मेदार तो कोई और है। तो इसलिए वो भी बात बहुत स्पष्टता से है कि उसमें किसानों को के ऊपर क्रिमिनलाइजेशन का केस ना हो। उस बात को भी लेकर हमारी जो वार्ता में हमने बात कही थी और ये दोनों बात पे सरकार उस वक्त सहमत भी हुई थी बहुत हद तक। तो मुझे लगता है कि ये कुछ कुछ बातें हैं। साथ ही अजय मिश्र टेनी जो गृह देश के गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे ने क्या क्या किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई, तो वो एक मुद्दा है कि उनकी बर्खास्तगी हो, वो पद पर रहने के नैतिक जिम्मेदार नहीं है। कल की लखनऊ की पंचायत में भी हम लोगों ने ये बात कही थी। तो ये कुछ मामले हैं देश के किसानों पे। हरियाणा में ही 47,000 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए, उत्तर प्रदेश में भी हुए हैं। तो ये सारे मामले आंदोलन के दौरान के हैं और शहीद किसानों को मुआवजा मिले उनके परिवारों हाँ, को, मैं ये उस सब पर आ रहा था बातें कि सरकार के 700 साथ वार्ता होंगी तो अपने आप सहमत हो 700 जाएंगे। से ज्यादा किसान जो है आंदोलन के दौरान जो है उनका देह त्याग, उनका स्वर्गवास जी हुआ। जी, नहीं तो 3.5 लाख, देश में तो 3.5 लाख से ज्यादा किसान इस साल में आत्महत्या की है। हम हाँ, उनकी वो बात तो है नहीं कि कह रहे हैं। नहीं, कायदे से ये तो तो हम ये ये नहीं तो कह रहे आंदोलन। कि उन आंदोलन के दौरान जो आंदोलन जी पे वहां बैठे हुए थे सड़कों पर, जी उनकी जी मौतें हुई हैं ना। जी। वो घर जा रहे थे, उस दौरान उनकी मौतें हुई हैं, हार्ट अटैक से मौतें हुई हैं। ये सब जो मौतें हैं ना, गाड़ियों से कुचल दिया गया, ऐसे किसानों को की हम बात कर रहे हैं जो तो आपका आंदोलन कहना है लड़ते कि लड़ते शहीद हुए हैं, जो अपने खेतों से बिल्कुल। आके आंदोलन और जो उनका हक मारा जा रहा था वो देश के लिए जी खड़े हुए हैं। और जी। इसमें हमारे देश का मान सम्मान ऊपर ही होगा अगर हम उन किसानों का सम्मान करते हैं, तो क्योंकि कुल वो इस मिला के देश की अगर बुनियाद है। अगर हमारी बातचीत को अगर हम सम अप करें तो ये कह सकते हैं कि ये जो कानून वापस लिया गया वो तो आना ही नहीं था, और वो आया इसलिए लड़ाई
में के मैदान में उतरना पड़ा, लेकिन जो मूल मुद्दे थे वो तो अभी बाकी हैं ही। एमएसपी का मुद्दा जैसे आप कह रहे हैं, बिजली का मुद्दा जो है वो अभी बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके साथ साथ जो किसान जो है वो जिनकी मृत्यु हुई इस आंदोलन के दौरान, वो भी। और साथ में आप ये भी, तो मेरे ख्याल से आपको ये भी मुद्दा आपका शायद होना चाहिए कि जो जिस तरह से आत्महत्या देश भर में किसान जो है वो कर रहा है कृषि ऋण को लेकर, कृषि ऋण जो है और उस पर फिर जिस तरह से वसूली की बात होती है बैंकों की ओर से, वो भी एक मुद्दा है क्या आपका? मयूर भाई देखिए, वो सारे मुद्दे तो ऐसे बहुत सारे हैं, बैंकों के मामले हैं, आवारा पशुओं के मामले हैं। लेकिन अगर हम उन सब की बात करेंगे तो लोग कहेंगे कि देखिए ये लोग तो लगातार आंदोलन करते रहना चाहते हैं और सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, मोदी विरोधी लोग हैं। अभी फिलहाल हम इन सब बातों को नहीं कह रहे हैं। क्यों नहीं कह रहे हैं, उसका बहुत स्पष्ट सा कारण है कि अभी जिन बातों के साथ ये आंदोलन शुरू हुआ, देश में संकट, कृषि एक संकट की स्थिति में है और उसको लेकर बहुत खुले मन से सभी को सोचना समझना होगा। देश में ऐसे कुछ कानून बनाने होंगे, कुछ व्यवस्थाएं करनी होंगी कि किसानों का मान सम्मान, स्वाभिमान और उनकी आय में बढ़ोतरी हो। इससे हमारा देश आगे बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा लोगों को। तो ये एक मूल बात है। लेकिन जो आंदोलन, वो तो एक व्यापक बात हो गई। लेकिन आंदोलन बढ़ा, 3 कानून आए, उसको लेके एक अनरेस्ट था, उसके लेके एक समझदारी हमारी उत्पन्न हुई कि नहीं, हमें अगर ये कानून लाए गए तो बहुत खेती किसानी का संकट होगा और देश को भी संकट होगा। तो इसलिए किसान खड़े हुए। लेकिन किसान 2018 में भी आप देखिए दिल्ली पहुंचे थे, 2017 में भी तमिलनाडु से भी आए, हम लोग उड़ीसा के भी तमाम किसान साथी गए थे, मध्य प्रदेश से भी आए। अलग अलग जगहों का आने का कारण यही था, एमएसपी की कानूनी गारंटी, C2+50% के हिसाब से स्वामीनाथन आयोग की कमेटी की रिपोर्ट को लागू करना, ये वो मामला है। और कर्जा माफी की बात भी उस वक्त हुई थी, कर्जा माफी नहीं, कर्जा मुक्ति, पूरे देश के जितने कर्जा किसानों मुक्ति का की है। बात। कर्जा मुक्ति की बात, ये 2 मांगों को लेकर आंदोलन चल रहा था, C2+50% और कर्जा मुक्ति। तो अब जिन लोग आंदोलन को जानते नहीं, देखते नहीं, वो तो कहेंगे कि इस देश में पहले तो कोई आंदोलन हो ही नहीं रहा था। लेकिन वो सारे लोग इस बात को समझते हैं कि देश के किसान संगठन, किसान अपनी बात को कह रहे थे, उसको सुन कितने लोग रहे थे वो एक अलग बात है। आज सुनने पर मजबूर हुए हैं। आज कृषि का एजेंडा राजनीति के एजेंडे में आया है, उसके बीच में आया है और दीर्घकालिक राजनीति को वो तय कर रहा है कि देश की राजनीति बिना किसानों के साथ न्याय किए हुए आगे नहीं बढ़ सकती। तो वो इन 3 कानूनों के वापस होने के साथ साथ ये किसानों ने कर दिखाया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में एमएसपी की कानूनी गारंटी प्रधानमंत्री जी दें, और नहीं देते हैं तो ये बात हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से पूरे देश में उनके सामने रखने की कोशिश करते रहेंगे और तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हिमांशु भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की और हमारे दर्शकों से बात की। और जय आशा किसान। करते हैं कि समय समय पर आपसे बात होती रहेगी और आंदोलन की जो भी आगे जो भी आपके द्वारा जो भी स्टेप्स लिए जाएंगे या जो भी योजना होगी, तो उस पर भी हम लोग जो है लोगों से, हमारे दर्शकों से आपकी बात करवाते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु भाई, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।